दूसरे विश्व युद्ध के बाद से अब तक दुनिया का सबसे खूनी संघर्ष कहां हुआ? खबरगांव इस आइडिया को नहीं मानता कि किसी युद्ध की विभीषिका को दूसरे युद्ध से तौला जाए, उसे किसी दूसरे युद्ध से कंपेयर किया जाए। फिर भी एक देश का नाम आगे आता है, कॉन्गो। सेंट्रल अफ्रीका में बसा डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो, शॉर्ट में डीआरसी जिसे कहा जाता है। 1998 से 2003 तक चले इस कॉन्फ्लिक्ट में अनुमान लगाया जाता है कि करीब करीब 60 लाख लोग मारे गए। इनमें से कई की जान लड़ाई खत्म होने के बाद, बीमारियों और सुविधाओं के अभाव में भी हुई, पर जान गई तो थी। इसलिए दूसरे विश्व युद्ध के बाद इसे सबसे डेडली कॉन्फ्लिक्ट कहा जाता है। इस कॉन्फ्लिक्ट में अफ्रीका के 9 देश शामिल हुए, इसलिए इसे अफ्रीका का वर्ल्ड वॉर भी कहा जाता है। इस कॉन्फ्लिक्ट के बाद ही डीआरसी में पहली बार निष्पक्ष चुनाव हुए और पहली बार जनता ने अपना राष्ट्रपति खुद चुना। ये राष्ट्रपति थे जोसेफ काबीला। 2006 से 2019 तक राष्ट्रपति रहे, लेकिन उन्होंने भी एक समय के बाद अपना असली रंग दिखाया। पुराने राष्ट्रपतियों की तरह उन्होंने भी जनता का उत्पीड़न किया। करोड़ों रुपए का करप्शन, विपक्षी पार्टी के नेताओं का अपहरण, चुनाव में धांधली, हत्याएं, यौन उत्पीड़न, प्रदर्शनकारियों पर गोली चलवा देना, सब जगह यही सब होता है। क्या क्या नहीं किया काबीला ने। इसी के चलते वो 2019 का चुनाव हार भी गए। उसी समय से काबीला के दिन खराब चलने लगे। उन्होंने M23 जैसे विद्रोही गुटों को समर्थन देना शुरू कर दिया। ये गुट डीआरसी की राजनीति और सेना में तुत्सी जाति की भागीदारी चाहता है। इस गुट पर मानवाधिकार उल्लंघन के आरोप भी लगते हैं और ये भी कहा जाता है कि इसकी वजह से देश में हमेशा सिविल वॉर का खतरा बना रहता है। ये सब इल्ज़ाम काबीला पर लग तो रहे थे, लेकिन इस पर कोई एक्शन नहीं हो रहा था। लेकिन इसी साल डीआरसी की सरकार ने उन पर मुकदमा चलाया। जुलाई 2025 में इसकी सुनवाई शुरू हुई और अब उन्हें डीआरसी की कोर्ट ने मौत की सज़ा सुना दी है। साथ ही उन्हें डीआरसी की सरकार और पीड़ितों को $50 बिलियन चुकाने का हुक्म दिया गया है। $50 बिलियन होते हैं भारतीय रुपए में लगभग 4.5 लाख करोड़ रुपए। कोर्ट के फैसले से देश में तनाव बढ़ गया है, क्योंकि अभी भी देश का एक बड़ा धड़ा उनके समर्थन में खड़ा हुआ है। सबसे ज़्यादा माहौल गोमा शहर में बन रहा है, जहां पर पूरी तरह M23 रेबल्स का कब्जा है और यहीं काबीला के सबसे ज़्यादा समर्थक भी रहते हैं। अफ्रीकी अखबारों में लिखा जा रहा है कि काबीला के खिलाफ आए फैसले से देश में एक और विद्रोह की आशंका अब बढ़ गई। तो आज के शो में हम जानेंगे कि जोसेफ काबीला की कहानी क्या है, उन पर इल्ज़ाम क्या क्या लगे और क्या उन्हें फांसी पर लटका ही दिया जाएगा। नमस्कार, स्वीकार कीजिए निखिल का। आप खबरगांव का डेली इंटरनेशनल बुलेटिन राजदूत देख रहे हैं। कहानी शुरू करें उसके पहले कुछ बेसिक बातें आपको बताते हैं। जैसे डीआरसी सेंट्रल अफ्रीका में बसा है। इसे आप दुनिया का फेफड़ा भी कह सकते हैं, क्योंकि दुनिया में जितने रेन फॉरेस्ट बचे हैं उनका लगभग 12% इलाका डीआरसी में ही पड़ता है। अच्छा, कॉन्गो नाम के 2 देश हैं, तो आप कंफ्यूज मत होइएगा। एक है डीआरसी जिसकी हम बात कर रहे हैं और दूसरा है उसका पड़ोसी रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो। इन दोनों देशों के बीच में पड़ती है कॉन्गो नदी। मध्य और पश्चिमी अफ्रीका में बहने वाली कॉन्गो दुनिया की सबसे गहरी नदियों में से एक है। सबसे गहरी है कुछ जगहों पर। डीआरसी के उत्तर पूर्व में है साउथ सूडान, पूरब में है युगांडा, रवांडा, बुरुंडी और तंजानिया, दक्षिण में जाम्बिया है, दक्षिण पश्चिम में अंगोला है और पश्चिम में हम नाम रिपब्लिक ऑफ दी कॉन्गो। डीआरसी अफ्रीका का दूसरा सबसे बड़ा देश है और दुनिया में 11वां सबसे बड़ा। यहाँ हीरा, कोबाल्ट, कोल्टन, टंगस्टन और सोने जैसे प्राकृतिक खनिज प्रचुर मात्रा में मिलते हैं। डीआरसी की आबादी लगभग 11 करोड़ है। क्षेत्रफल 23 लाख वर्ग किलोमीटर है, जो पश्चिमी यूरोप से भी बड़ा है। बस अनुमान लगाने के लिए आपको बता रहे हैं कि भारत का कुल एरिया लगभग 32 लाख वर्ग किलोमीटर, यानी ठीक ठाक ज़मीन है डीआरसी के पास भी। बहुत संभव है कि आप ये वीडियो किसी मोबाइल फ़ोन या लैपटॉप पर देख रहे हो, है ना। स्मार्ट टीवी पर भी देख रहे हो सकते हैं। इन सभी उपकरणों में लिथियम आयन रिचार्जेबल बैटरी इस्तेमाल होती है। सभी बैटरीज में एक चीज़ कॉमन होती है, कोबाल्ट। ये एक ट्रांजिशन मेटल है जो धरती के भीतर एक रासायनिक अवस्था में मिलता है। मिलने के बाद इसकी प्रोसेसिंग कठिन होती है। आपको जानकर हैरानी होगी कि डीआरसी ही दुनिया का 60% से ज़्यादा कोबाल्ट प्रोड्यूस करता है। इसलिए वहाँ अस्थिरता आती है तो पश्चिमी देशों में बैठी बड़ी बड़ी कंपनियों के कान खड़े हो जाते हैं। प्राकृतिक संसाधनों के मामले में डीआरसी सबसे अमीर मुल्क है। वहाँ 17 लाख करोड़ से भी ज़्यादा कीमत के खनिज संसाधन ज़मीन में है। होने को ये मुल्क सबसे अमीर मुल्कों में एक हो सकता था, मगर ऐसा हुआ नहीं। रिसोर्स कर्स, संपदा ही अभिशाप बन गई। इसी संपदा के चलते वो गुलाम बना।
गुलामी से निजात दिलाने के नाम पर कई नेता आए और चले भी गए। या तो लालच ने उन्हें बदल दिया या पार के नशे में चूर होकर वो अपनी नैतिकता को भूल गए, और इसका खामियाजा हमेशा डीआरसी की जनता ने भुगता है, कॉन्गो की जनता ने। जैसे जोसेफ काबिला तो देश बदलने के ही नाम पर आए थे, फिर उन्होंने देश के हाल और ख़राब किए, पर उनके पिता भी कम दोषी नहीं थे। वो 1997 से 2001 तक देश के राष्ट्रपति रहे। थोड़े विस्तार में चलते हैं। डीआरसी की ज़मीन पर कई यूरोपियन शक्तियों की नज़र रही है। अरसे तक बेल्जियम ने यहाँ के संसाधनों का खूब दुरुपयोग किया। 1950 के दशक में डीआरसी की आज़ादी का आंदोलन फिर तेज़ हुआ। कई नेता इसमें शामिल हुए, एक कैबिनेट भी बनी। इसमें मोबुतु सेसे का नाम बहुत लोकप्रिय हुआ। इसकी खुद की भी एक प्राइवेट आर्मी थी। 1965 में इसी के बलबूते पर मोबुतु ने डीआरसी की सत्ता हथिया ली। फिर उसकी तानाशाही 32 साल चली। मोबुतु की तानाशाही खत्म हुई 1997 में। अब जब डिक्टेटरशिप खत्म हुई तो जो कुछ थोड़ी बहुत स्टेबिलिटी थी वो भी हवा हो गई। फौरन सिविल वॉर शुरू हुआ जिसमें डीआरसी के दर्जनों मिलिशिया ग्रुप्स थे, 8 बाहरी देश शामिल थे। इसमें ही 60 लाख लोग मारे गए, जो हमने शुरू में आपको बताया। मोबुतु की तानाशाही खत्म हुई तो लॉरेंट काबिला देश के राष्ट्रपति बने। फिर 2001 में उनका कत्ल हुआ। 2 साल बाद सिविल वॉर भी धीमा पड़ा। लॉरेंट काबिला के बाद उनके बेटे जोसेफ काबिला राष्ट्रपति बने। जोसेफ काबिला असंवैधानिक तरीके से 2018 तक राष्ट्रपति बने रहे। दिसंबर 2018 में बड़ी जद्दोजहद के बाद यहाँ राष्ट्रपति चुनाव हुआ। हालांकि ये इलेक्शन भी गड़बड़ी था। इसमें जीतकर नए राष्ट्रपति बने फेलिक्स चिसेकेदी। इन्हें सरकार बनाने के लिए पूर्व प्रेसिडेंट जोसेफ काबिला से गठबंधन करना पड़ा। काबिला पर दर्जनों केस लगे हुए हैं, कुछ हम आपको बताते हैं। नंबर 1, नवंबर 2021 में कॉन्गो होल्ड अप नाम के दस्तावेज लीक हुए थे। ये अफ्रीका के इतिहास का सबसे बड़ा लीक कहा जाता है। इसमें लगभग 35 लाख डॉक्यूमेंट सार्वजनिक हुए। इन डॉक्यूमेंट्स में कॉन्गो के कई भ्रष्ट नेता और अधिकारियों की पोल खुली। एक खुलासा काबिला से भी जुड़ा हुआ था कि उनके और उनके करीबियों के बैंक अकाउंट में बीजीएफआई बैंक से अवैध रूप से पैसा ट्रांसफर किया गया। कितना पैसा? कुल मिलाकर $138 मिलियन। बीजीएफआई एक अफ्रीकी बैंक है जिसका मुख्यालय गबोन में है। ये बैंक बीजीएफआई बैंक ग्रुप का हिस्सा है जो अफ्रीका के अलग अलग देशों में वित्तीय सेवाएं प्रदान करता है। अब अफ्रीका के 10 देशों में इसकी शाखाएं हैं। 2010 में कॉन्गो की राजधानी किंशासा में एक इकाई खोली गई, एक यूनिट, एक ब्रांच, और काबिला की बहन ग्लोरिया मटेयू को अपनी सहायक कंपनी में 40% हिस्सेदारी सौंप दी गई। इसी बैंक के जरिए घोटाला हुआ जो 2021 के लीक में पब्लिक हो गया। दूसरा घोटाला काबिला ने चीनी कंपनियों के साथ मिलकर किया। नवंबर 2021 में द सेंट्री, जो एक इन्वेस्टिगेटिव पॉलिसी ऑर्गेनाइजेशन है, उसकी रिपोर्ट आई जिसमें दावा किया गया कि सड़कों, अस्पतालों और स्कूलों के निर्माण के लिए चीन की कुछ कंपनियों ने डीआरसी में निवेश करने का वादा किया। सौदा सरकार से हुआ, लेकिन इसमें भी काबिला और उनके करीबियों को अलग से पैसा दिया गया। उन्होंने चीन के साथ मिलकर इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने का काम अपने करीबियों को दिलवाया। इससे भी उनका मोटा मुनाफा हुआ। ये सब बातें जब सेंट्री की रिपोर्ट में आई तब उनके लोगों को धमकियां भी मिली। काबिला ने इन रिपोर्ट्स को खारिज किया, लेकिन उनके साथ ये दाग तो हमेशा के लिए जुड़ ही गए। जब इस साल 2025 में उनके खिलाफ मुकदमा शुरू हुआ तब भी इन 2 केसेस पर चर्चा हुई थी। फिर मानवाधिकार उल्लंघन के कितने मामले आपको हम बता दें। जो भी काबिला की नीतियों के खिलाफ बोलता था उस पर चलते फिरते गोलियां चलवा देते थे। 2 उदाहरण आपको देते हैं। पहला, 2015 में काबिला ने संविधान संशोधन की कोशिश की ताकि आजीवन सत्ता का सुख ले सकें। अब इसके खिलाफ वहां के छात्र खड़े हुए। सिविल सोसाइटी के लोगों ने भी उनका साथ दिया। बड़ा प्रदर्शन हुआ। ये एक देशव्यापी आंदोलन बन पाता कि इससे ही पहले काबिला ने इसे दबा दिया। छात्रों पर गोलियां चलवाई, 42 लोगों की इसमें जान गई। दूसरा उदाहरण 2007 का है। डीआरसी में बुंदू दिया कॉन्गो बीडीके नाम का एक गुट है। आंदोलन भी आप कह सकते हैं, न्यू रिलीजियस मूवमेंट, एक जातीय आंदोलन। किसी धर्म का इससे लेना देना नहीं, ये अपने हिसाब से देश की नीति को बदलना ही चाहता था। उनके लोगों की भागीदारी हो सरकार में, ये भी उनकी मांग थी। 2007 में बीडीके वालों पर काबिला ने ऐसा क्रैकडाउन करवाया कि ह्यूमन राइट्स वॉच को तुरंत स्टेटमेंट जारी करना पड़ा। 2007 में काबिला की पुलिस ने कम से कम 106 बीडीके वालों का कत्ल किया। इन्हीं सब आरोपों के चलते एक मिलिट्री कोर्ट ने काबिला को अब मौत की सजा सुनाई है और राज्य को $50 बिलियन देने का आदेश भी दिया। ये बात हम आपको शुरू में बता चुके। कोर्ट ने भी कहा है कि काबिला डीआरसी के मौजूदा राष्ट्रपति फेलिक्स चिसेकेदी की सरकार को पलटना चाहते थे। इसके लिए वो उनकी सरकार के लोगों के साथ लगातार संपर्क में भी थे। अब ये सारी तो कोर्ट की बातें हैं। असली सवाल ये है कि क्या सजा मिल भी पाएगी। इसका जवाब थोड़ा मुश्किल है। कोर्ट ने काबिला के खिलाफ अरेस्ट वारंट तो जारी कर दिया है,
पर उन्हें गिरफ्तार करना मुश्किल है। अफ्रीकी अखबारों में लिखा जा रहा है कि काबिला संभवतः गोमा में है। यहाँ उनके समर्थकों का ठीक ठाक नंबर है। M23 विद्रोही गुट के कब्जे में शहर है, हम पहले ही बता चुके, और उन्हें काबिला समर्थन देते हैं। पर यह समर्थन क्यों? काबिला को क्या फायदा है? काबिला ने M23 जैसे समूहों का समर्थन करके अपने विरोधियों को कमजोर करने और पूर्वी प्रांतों में अपना प्रभाव बनाए रखने की कोशिश की है। पूर्वी कांगो में कोबाल्ट, तांबा और डायमंड जैसे बहुमूल्य खनिज हैं। M23 को समर्थन देकर काबिला इन इलाकों पर अप्रत्यक्ष रूप से नियंत्रण बनाकर रखना चाहते हैं। वो इन सब खदानों से खूब कमाई भी करते हैं और इन्हें M23 जैसे संगठनों को देते हैं। अब कहा जा रहा है कि DRC की पुलिस या सेना गोमा शहर में उनकी गिरफ्तारी के लिए गई तो M23 से इनकी झड़प हो सकती है और जनता भड़क कर सरकार के खिलाफ ही विद्रोह भी कर सकती है। DRC का चैप्टर यहीं तक। अब जाते जाते एक अपडेट आप लेते जाइए। पिछले दिनों रिपोर्ट आई थी कि तालिबान ने पूरे अफगानिस्तान में इंटरनेट बंद कर दिया। तालिबान ने इन खबरों को खारिज किया है और इन्हें अफवाह बताया। खबर ये भी थी कि टेलीकम्युनिकेशन यानी मोबाइल टेलीफोन वगैरह की सुविधाएं भी बंद की गई हैं। 29 सितंबर को देश में इंटरनेट की समस्या बढ़ी तो कई मीडिया संस्थानों ने इसे रिपोर्ट किया। बताया गया कि तालिबान ने नेशन वाइड इंटरनेट ब्लैकआउट के आदेश दिए हैं। UN ने चिंता जताई कि इस फैसले के गंभीर परिणाम हो सकते हैं। दुनिया इस इंतजार में थी कि तालिबान की ओर से इस फैसले के पीछे के कारणों को स्पष्ट किया जाएगा। आज का अपडेट यह है कि तालिबान ने एक व्हाट्सएप चैट ग्रुप पर पाकिस्तान के पत्रकारों के लिए एक स्टेटमेंट जारी किया। इसमें तालिबान ऑफिशियल्स के हवाले से कहा गया है कि ऐसी अफवाहें फैल रही हैं कि हमने इंटरनेट बैन किया है। ऐसा कुछ भी नहीं है। तालिबान के मुख्य प्रवक्ता जबीहुल्लाह मुजाहिद के हवाले से कहा गया कि पूरे देश में जो दिक्कतें आई थी वो फाइबर ऑप्टिक इंफ्रास्ट्रक्चर में आई खराबी के कारण हुई, जिससे अब बदला जा रहा है। फाइबर ऑप्टिक इंफ्रास्ट्रक्चर यानी डेटा ट्रांसमिशन के लिए ज़रूरी ढांचा है ना, केबल स्टार्स। तालिबान ने भले ही अभी इन इंटरनेट बैन की खबरों को खारिज कर दिया है, लेकिन इस समूह ने पहले भी देश में इंटरनेट बंद किया है, प्रेसिडेंट है। 16 सितंबर को बल्ख शहर के प्रांतीय प्रवक्ता ने कहा था कि उत्तरी प्रांत में अनैतिकता को रोकने के लिए फाइबर ऑप्टिक इंटरनेट पर पूरी तरह से प्रतिबंध लगा दिया गया। हालांकि इस अनैतिकता को कभी डिफाइन नहीं किया गया। इन्हीं जानकारियों के साथ आज का राजदूत कंक्लूड होता है। इसे साजिद ने लिखा और निवे ने रिकॉर्ड किया। आप देखते रहिए खबरगांव।